ध्रुव का सवाल सुनकर लोबो को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर गुस्सा छलकने नहीं दिया और मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, तुम तो छुपे रुस्तम निकले लड़के। इतना कहकर लोबो ध्रुव के पास चलकर आया और उसने ध्रुव के कंधे को हल्का सा थपथपाते हुए उसके कानों में फुसफुसाया, ध्यान रखना लड़के, अपनी ताकत पर ज्यादा गुरूर मत करना, क्योंकि अकेडमी में बहुत से लोग तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं और तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से अकेडमी में तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बन सकते हैं, इसलिए अपना खास ख्याल रखना। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए लोबो से कहा, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके बर्ताव के बावजूद आप अकेडमी में अब तक कैसे टिके हुए हैं। ध्रुव की बात सुनते ही लोबो गुस्से से उसे देखने लगा। वो समझ गया था कि ध्रुव भी कोई बेवकूफ नहीं था, इसलिए उसके सामने झूठी हंसी दिखाने का कोई फायदा नहीं था। इस वक्त अगर लोबो ध्रुव को मुकाबले के लिए ललकार देता तो ध्रुव डर कर या फिर थक कर उसे मना नहीं करता, बल्कि वो तो लोबो को भी धूल चखाने को तैयार था। वैसे तो इस दुश्मनी की बुनियाद एक गलत फहमी थी, लेकिन लोबो का बर्ताव देखने के बाद ध्रुव ने उसे सच बताने की कोशिश भी नहीं की। वहीं लोबो इस वक्त ध्रुव को घूरे जा रहा था। उसका जी तो किया कि ध्रुव के हजारों टुकड़े कर दे, लेकिन वो समझ गया था कि ध्रुव कोई आम स्टूडेंट नहीं था, इसलिए उसने फिलहाल उससे ना लड़ने का फैसला किया और ध्रुव की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, लड़के तेरा गुरूर बहुत ज्यादा है, इसे जरा कम कर, नहीं तो अकेडमी में तेरा जीना हराम हो जाएगा। वैसे फिक्र मत कर, अकेडमी में मैं हूं ना तेरा खास ध्यान रखने के लिए। लोबो की इस बात पर ध्रुव ने चिढ़ते हुए उसे जवाब दिया, अकेडमी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही मुझसे बात करते रहना लोबो, तो मैसेडोरिया से तो जरूर बाहर नहीं निकल पाओगे और इस बात का खास ध्यान मैं रखूंगा, इसलिए अब चुपचाप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो। लोबो इस वक्त ध्रुव की आंखें देख रहा था जिसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। इस गुस्से को देखकर लोबो को वो खौफनाक पल याद आ गया जब पिछले मिशन के दौरान लोबो को एक जादुई भेड़िया दिखा था। उस भेड़िए की आंखों में गुस्सा था और फिलहाल ध्रुव को देखकर लोबो को उस भेड़िए की याद आ गई, जिससे उसका गला डर के मारे अचानक सूखने लगा। फिर भी लोबो ने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव से कहा, समझ गया। इतना कहते ही लोबो ने फैसला कर लिया था कि अब जब भी मौका मिलेगा तो वो जरूर इस लड़के का खास ध्यान रखना चाहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए उसका वहां से जाना ही बेहतर था। वहीं लोबो को देखते हुए ध्रुव की इच्छा हुई कि वो अपने योद्धा दोस्तों से कहकर लोबो को मैसेडोरिया से बाहर फेंकवा दे या फिर शहर के किसी कोने में बंधवा कर रख दे। तभी उसे अचानक एक औरत की पतली और मीठी आवाज सुनाई दी, कमाल है, ये लड़का तो सचमुच कमाल है, लगता है आखिरकार मुझे हीरा मिल ही गया। आवाज सुनते ही ध्रुव का गुस्सा जैसे गायब हो गया और उसने तुरंत उस आवाज की तरफ पलट कर देखा। शामियाने की परछाई में हरे रंग की ड्रेस पहनकर एक औरत खड़ी हुई थी, जो इस वक्त ध्रुव और बाकी सभी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस औरत के चेहरे से छलकता नूर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसकी आंखें किसी झील की तरह शांत थीं और वो उम्र में बाकियों से काफी बड़ी थी, लेकिन फिर भी काफी जवान दिख रही थी। उसे देखते ही ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो चाहकर भी अपनी नजरें उस औरत से हटा नहीं पा रहा था और यह हाल सिर्फ ध्रुव का नहीं था, बल्कि शामियाने के अंदर बाहर मौजूद सभी लड़कों का यही हाल था। इतने में अचानक सानवी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, मैडम जुबैदा, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैंने आपको कितना मिस किया। ये कहते हुए सानवी तुरंत मैडम जुबैदा की तरफ भागकर जाने लगी। फिर जैसे ही वो उनके पास पहुंची तो सानवी ने उन्हें कस के गले लगा लिया। सानवी को इतना खुश देखकर मैडम ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो तुम सानवी, और तुम्हारी छुट्टियां कैसी चल रही हैं? इस पर सानवी ने खुशी से जवाब देते हुए कहा, मेरी छुट्टियां इतनी खराब तो नहीं जा रही हैं मैडम, वैसे आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारे लड़के आप पर ही फिदा होते रहेंगे, जरा बाकी लड़कियों के बारे में भी तो सोचिए। ये सुनकर मैडम जुबैदा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हट पगली, तू भी ना। इतना कहकर उन्होंने सानवी से नजरें हटाते हुए ध्रुव की तरफ देखा और अपनी दिलकश आवाज में कहा, सानवी, क्या यही वो लोग हैं जिन्हें तुम अपने साथ लाई हो? वैसे मुझे काफी अच्छे लगे ये लोग। अपनी फेवरेट टीचर के मुंह से अपने दल वालों की बढ़ाई सुनने के बाद सानवी ने अपना सिर फक्र से उठाकर लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं जानती थी कि ये लोग आपको जरूर पसंद आएंगे। मैंने लोगों को भी ये बात समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका गुरूर तो आजकल सिर चढ़कर बोल रहा है मैडम। इस पर मैडम ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा था उसे उकसाने के लिए? तुम तो जानती हो कि वो तुम्हें कितना पसंद करता है। उसकी जगह जरा खुद को रख कर देखो, अगर तुम किसी को पसंद करती और वो कोई किसी और से करीब हो रहा होता और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? ये सुनकर सानवी ने तुरंत अपनी टीचर से कहा, लेकिन आज जो उसने किया उसके बाद तो मैं उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी हूँ। इस पर मुस्कुराते हुए मैडम जुबैदा आगे आई और शामियाने के बाहर खड़े स्टूडेंट्स को अंदर बुलाते हुए कहा, तुम सभी लोग शामियाने के अंदर आ जाओ, धूप काफी तेज है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी गर्मी की वजह से बीमार पड़ जाए। ये सुनते ही शामियाने के बाहर खड़े पसीने से तरबतर स्टूडेंट्स उठकर शामियाने की छांव में आ गए। वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स को ऐसे धूप में इंतजार कराना थोड़ी बेरहमी थी, लेकिन ये हमेशा काम करता था। कुछ नहीं तो कम से कम इससे स्टूडेंट्स का अहंकार तो जरूर खत्म हो जाता था। शामियाने के अंदर आने के बाद वो स्टूडेंट्स पूरी जगह को गौर से देखने लगे। सभी को अंदर आते देख मैडम ने फिर मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, लोगों के इरादे बुरे नहीं है,
वो बस तुम्हें थोड़ा जला रहा था। वैसे वो इतना बुरा नहीं है जितना वो गुस्से में तुम्हारे सामने बन रहा था, इसलिए हो सके तो उसे माफ कर देना। इतने में ध्रुव ने मैडम के सामने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, माफी, लेकिन मैंने तो उसकी बात का बुरा माना ही नहीं। अरे लोबो भाई से आकर मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? अकेडमी में वो ही तो मेरा खास ध्यान रखने वाले हैं, है ना लोबो भाई? ये कहते हुए ध्रुव लोबो के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ लोबो के कंधे पर रख दिए, जैसे कि दोनों के बीच बहुत तगड़ा याराना था। ध्रुव की इस हरकत को देखकर वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। सभी ने देखा था कि मैडम के आने से पहले तक ध्रुव उसे लड़ाई के लिए उकसा रहा था, लेकिन अब उसकी शक्ल में ऐसी मासूमियत थी जिसे देखकर कोई बता नहीं सकता था कि ध्रुव ने कुछ देर पहले बेरहमी से एक सीनियर के मुंह से खून तक निकाल दिया था। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर टीचर ज्यादा खुश नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा था कि इतने साल तक हर तरह के स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बाद अब जाकर उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट मिला था जो जरूर उनके सर का सबसे बड़ा दर्द बनने वाला था। तभी मैडम ने ज्यादा सोचना बंद किया और दो स्टूडेंट्स को कहकर बेहोश पड़े जिशान को अपने पास बुलवाया। फिर जैसे ही वो दोनों लड़के जिशान को उठाकर मैडम जुबैदा के सामने लाए, वो जिशान के जख्मों को गौर से देखने लगी। तभी अचानक उन्होंने घाव देखकर ध्रुव की तरफ अपनी नजरें घुमाई, जो मासूमियत से लोगों के पास खड़ा हुआ था। मैडम जुबैदा जिशान के घाव देखकर थोड़ी हैरान हो गई थी। ये घाव ध्रुव ने ही उसे दिए थे या फिर किसी और ने? वहीं ध्रुव मैडम की नजर से थोड़ा घबरा गया था। वो घबराते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आया और फिर उसने देखा कि मैडम एक बार फिर जिशान की तरफ देखने लगी, इसलिए उसकी जान में जान आई। मैडम जुबैदा ने बेहोश पड़े जिशान के हाथों को अपने हाथ में लिया, जिससे वहां मौजूद लड़के थोड़ा जलने लगे। फिर अचानक मैडम का शरीर एक नीली रंग की रोशनी से चमकने लगा और उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल कर जिशान के घाव भरने शुरू कर दिए। ये बात सभी जानते थे कि सारी मूल शक्तियों में जल मूल शक्ति सबसे नर्म थी, जिस वजह से वो जख्म जल्दी ठीक करने में सबसे ज्यादा कारगर साबित होती थी। इसलिए मार्कस में जल मूल शक्ति वाले लोगों को छोटा हकीम भी कहा जाता था, क्योंकि जिस तरह कोई हकीम अपनी दवा से किसी को ठीक करता था, वैसे ही जल मूल शक्ति वाले लोग अपनी शक्तियों से किसी के भी घाव ठीक कर सकते थे। और शायद इसलिए बहुत से योद्धा दल ऐसे लोगों को खास तौर से अपने दल में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि युद्ध के वक्त सिर्फ दो ही मूल शक्तियां उन्हें ठीक कर सकती थी, एक जल मूल शक्ति और दूसरी लकड़ी मूल शक्ति। शामियाने के अंदर मैडम जुबैदा की शक्तियों की वजह से बेहोश पड़ा जिशान धीरे धीरे होश में आने लगा। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो टीचर को अपने बगल में देखकर समझ गया कि आखिर क्या हुआ था। फिर उसने अपने घाव की तरफ देखा तो वो ये देखकर चौंक गया कि उसके घाव पूरी तरह से भर चुके थे। शर्म के मारे वो अचानक उठ खड़ा हुआ और उसकी नजर ध्रुव पर पड़ते हुए वापस मैडम जुबैदा की तरफ आ गई। उसने देखा कि मैडम इस वक्त मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी और तभी उन्होंने जिशान से सवाल किया, क्या तुम अब ठीक हो? ये सुनकर जिशान ने अपना सिर हिलाते हुए मैडम जुबैदा से कहा, शुक्रिया मैडम जुबैदा, मैं अब ठीक हूँ। इस पर मैडम ने तुरंत जवाब देते हुए उससे कहा, ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो। इसके बाद वो वहां से उठकर खड़ी हुई और सीधे जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखा और फिर अपनी अंगूठी को रगड़कर उसमें से एक हरे रंग का कागज और पेन निकालकर अपने पास रख लिया। उसके बाद उन्होंने सभी की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि आप सभी हिम्मत करके एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आए और चुनौतियों का सामना कर आप सभी इस प्रोसेस में इतने आगे आ गए। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग एकेडमी के टेस्ट के लिए लगभग चुन लिए गए हैं। उनके ये कहते ही सब लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सभी ने सोचा था कि शायद आगे और राउंड भी होंगे, लेकिन टीचर के इतना कहने के बाद सभी खुशी से झूम उठे। तभी मैडम ने आगे कहा, एकेडमी का नियम है कि हम स्टूडेंट्स को शक्ति के हिसाब से बांटते हैं, इसलिए मैं आप लोगों की शक्तियों के लेवल के बारे में जानना चाहती हूँ। शून्य रैंक के 8 सितारों का मतलब है क्लास F, जो कि सबसे शुरुआती लेवल है। उसके बाद 9 सितारे मतलब क्लास E, फिर 1 सितारों वाला एकलव्य मतलब क्लास D, 2 सितारे मतलब क्लास C, और इसी तरह सबसे ऊपरी क्लास है क्लास S, जो कि 5 सितारों वाले एकलव्य रैंक वालों के लिए है। और हाँ, ये सारे क्लास 20 साल से कम उम्र वालों के लिए ही हैं। एकेडमी में पिछले 10 सालों से सिर्फ एक ही ऐसी स्टूडेंट हुई है जो S रैंक हासिल कर पाई है, और वो लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर है। इतना कहकर मैडम जुबैदा मुस्कुराने लगी। इसके बाद उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे आप लोगों से क्लास S की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप लोग अगर B या फिर C क्लास के भी हैं तो भी मैं आपसे काम चला लूंगी। ये कहकर मैडम ने सीधे ध्रुव और इरा की तरफ देखा। शामियाने में मौजूद सभी लोगों में सिर्फ ये दोनों थे जिन्हें देखकर मैडम को भरोसा हो गया था कि दोनों कम से कम क्लास C के तो थे ही। लेकिन सिर्फ मैडम जुबैदा ही नहीं थी जो ऐसा सोच रही थी। शामियाने के अंदर खड़े स्टूडेंट्स ने कुछ देर पहले ध्रुव की शक्तियों का एक नमूना देखा था, जिससे मन ही मन वो ये सवाल खुद से कर रहे थे, आखिर इस लड़के का रैंक क्या होगा, क्योंकि इसकी ताकत देखकर तो मुझे ये एकलव्य लग रहा है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में एकलव्य, ये कैसे हो सकता है? इतने में मैडम जुबैदा ने हाथ में पेन उठाते हुए कहा, ठीक है तो शुरू करते हैं। बाएं ओर से सभी लोग अपना नाम, अपनी उम्र और अपना रैंक बताते जाएंगे। मैडम के इतना कहते ही सानवी और एकेडमी के बाकी सभी लोग जगह ढूंढकर चुपचाप बैठ गए।
और तभी लड़कियों ने सानवी से सवाल किया, सानवी दी, आपका कजन ध्रुव किस रैंक पर है? ये सवाल सुनते ही सानवी थोड़ा घबरा गई। उसने हाल फिलहाल में ध्रुव से उसके रैंक के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की थी, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। इसकी वजह यह थी कि वो गलत रैंक बताकर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। फिर थोड़ा झिझकते हुए सानवी ने हिम्मत करके कहा, शायद वो बी या फिर सी क्लास का हो। इस पर लड़कियों ने हैरान होते हुए कहा, वाह थी, ये तो अभी इतना ताकतवर है कि एकेडमी के ताकतवर लोगों में आने लगा है। हम लोग जब एडमिशन ले रहे थे तब तो हमारा रैंक क्लास डी का था। सानवी को समझ आ रहा था कि लड़कियां ध्रुव की शक्तियों से मन ही मन थोड़ा जलने लगी थी। इस पर सानवी मुस्कुराने लगी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो चुपचाप सभी स्टूडेंट्स की तरफ देख रही थी और उनके रैंक के बारे में सुन रही थी। फिर शामियाने में एक एक करके स्टूडेंट्स की आवाज गूंजने लगी। विशाल, उम्र 20 साल, 9 सितारे। ये सुनकर मैडम ने कागज में कुछ लिखते हुए कहा, ई क्लास। इसके बाद यूं ही रैंक बताने का सिलसिला चलता रहा। अभीश, उम्र 19 साल, 8 सितारे, एफ क्लास। तन्मय, 17 साल, 9 सितारे, ई क्लास। ये सिलसिला चल ही रहा था कि और नए स्टूडेंट्स शामियाने के अंदर आते गए। उनमें से कुछ लोगों ने लाइन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सीनियर के समझाने पर वो समझदारी से लाइन के आखिर में जुड़ते गए। इस तरह से वक्त बीतता गया और जो लगभग 20 लोग अपनी रैंक के बारे में बता चुके थे, उनमें से कोई भी एकलव्य रैंक का नहीं था। उनमें बहुत से लोग तो ऐसे थे जो 9 सितारों से फिसल कर 8 सितारों पर आ गए थे, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एकलव्य बनने की कोशिश में एक रैंक नीचे फिसल गए थे। ध्रुव की बारी आते आते अब तक का सबसे ताकतवर स्टूडेंट एक 17 साल का लड़का था, जो एक सितारे वाला एकलव्य था, लेकिन एकेडमी के मुताबिक तो वो सिर्फ क्लास डी था। इस बात से भी मैडम थोड़ी खुश हुई थी, क्योंकि 17 साल की उम्र में एकलव्य रैंक हासिल करने का मतलब था कि उस लड़के में कुछ खास बात तो जरूर थी। फिर जैसे ही ध्रुव के पहले रैंक बताने वाले लड़के ने अपनी रैंक बताई, उसके बाद शामियाने में मौजूद लगभग सभी की नजरें ध्रुव पर गड़ गई, क्योंकि सभी जानना चाहते थे कि वो ताकतवर लड़का आखिर किस रैंक का था। लेकिन इस वक्त ध्रुव तो इतना इंतजार करने के बाद आधी नींद में था। जब वो नींद की वजह से अपनी जगह पर खड़ा नहीं हुआ, तो ध्रुव की मदहोशी को महसूस करते हुए उसके बगल में बैठी ईरा ने कोहनी मारकर उसे जगाते हुए कहा, ध्रुव, अब रैंक बताने की तुम्हारी बारी आ गई है।